मैं जनार्दन कृष्णा एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज तीसरी सूत्र से आरंभ करेंगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अभी दो बार बोलिएगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये बोलते ही मुझे याद आ रहा है कि आपको दो तीन बातें, जनरल बातें बताना पड़ेगा। तदा, तब, उस समय, निरोध में। ये बोलना पहला ये चाहता हूँ कि हर सूत्र में एक संबंध है। फर्स्ट सूत्र अथ योगानुशासनम, योगा बोल दिए। सेकंड में योगश्चित्तवृत्ति निरोध, योगा क्या है बोलिए। तीसरे में निरोध क्या है, निरोध के बारे में बात करते हैं, निरोध से क्या होता है। चौथा सूत्र में ये बोलते हैं निरोध नहीं होने से क्या होता है, देखते हैं। तो मतलब सूत्र इसलिए बनाया है, बहुत छोटा बनाए हैं, याद करने के लिए लायक बनाए हैं, ताकि इसका अर्थ भी सुंदरता से हो सके। तो इतना बात है। तो दूसरा आपने देखा योगा, समाधि, भूमि, चित्तम या चित्त की भूमि, पांच भूमियाँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धम। ये सब पारिभाषिक शब्दों को हमने यूज़ करने लगे। क्यों बोला तो ये हर एक पारिभाषिक शब्द में 100, 200, 500 शब्दों का बड़ा एक टॉपिक होता है। ये पारिभाषिक शब्द बार बार आने वाले हैं आगे। हर बार बहुत शब्द यूज़ करने से एक ही शब्द यूज़ करने का एक अरेंजमेंट है, टेक्निकल टर्म्स या पारिभाषिक शब्द। अभी ये दोनों सूत्र में हमने काफ़ी पारिभाषिक शब्द देखे हैं। तो हम क्या करना है, हर वक्त जब नया शब्द को सुनते हैं, जैसे आपने 2 बार पुनरुच्चारण किया, हर बार नया शब्द को उसका अर्थ समझने का कोशिश करके उसको हमारे दिमाग में, दिल में प्रैक्टिस करना है, अंदर डालना है, क्योंकि बार बार वो आने वाला है। नहीं तो क्या होगा, पारिभाषिक शब्द अर्थ नहीं होने से मैं जो भी बोलता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा या गलतफहमी होगा, इसमें से आपको पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं योग। हमने देख लिया योग यानी क्या है, योग का मूल अर्थ क्या है। वैसे भी देखा समाधि, समाधि क्या है, ये देखा कि समाधि चित्त के भूमियों में होता है। चित्त के 5 भूमि क्या है वो भी देख लिया। चित्त देखने के बाद वृत्ति देखे, योग चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति यानी क्या है, वृत्ति और चित्त में क्या फ़र्क है या अंतर है। वृत्ति और चित्तम या चित्त अलग अलग नहीं है। वृत्ति चित्त का ही एक भाग है, जैसे तरंग समुद्र का अटूट अविभाज्य अंग है। वृत्ति कभी पैदा होता है जब चित्त में हलचल, अशांति पैदा होता है, उसका परिणाम ही वृत्ति है। या जो चित्त में उठने वाला तरंग ही वृत्ति है। बाद में हमने ये भी देखा संप्रज्ञात योगा, असंप्रज्ञात योगा। संप्रज्ञात योग में हम पूर्ण रूप से प्रज्ञापूर्वक रहते हैं, असंप्रज्ञात योग में प्रज्ञापूर्वक नहीं है। असंप्रज्ञात, इसमें दोनों में फ़र्क ये है, दोनों को भी हम योग बोलने से भी संप्रज्ञात योग में वृत्ति है। जो दूसरी सूत्र में बोले चित्तवृत्ति निरोध, वो एकाग्र में चित्तवृत्ति नहीं है, लेकिन एक ही वृत्ति है। फिर भी वो समाधि जाना जाता है, संप्रज्ञात समाधि जाना जाता है, लेकिन उधर वृत्तियों का पूर्णतः निरोध नहीं है।
ये असंप्रज्ञात समाधि बहुत महत्व का है, उधर एक भी वृत्ति नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जैसा मैंने बोला, उधर भी एक वृत्ति है, छुपा हुआ वृत्ति। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि को दो भागों में हम समझना चाहिए। एक भाग में प्रज्ञा मन में वृत्ति नहीं है, लेकिन छुपा हुआ अप्रज्ञा स्तर में वृत्तियां हैं। तो आगे बढ़ के ये वृत्तियों को भी हटाना है, मिटाना है, निकालना है। तभी क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि बिल्कुल पूरा हो गया। अभी करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब निरोध स्थिति यानी क्या है? निरोध यानी असंप्रज्ञात में जो वृत्ति नहीं है प्रज्ञा मन में, अप्रज्ञा मन में हो सकता है, लेकिन प्रज्ञा मन में वृत्ति नहीं है, ये है निरोध। निरोध यानी चित्त में शांति। चित्त का निरोध नहीं है, ये भी हमने बताया। चित्त में शांति या वृत्ति नहीं रहना, यही निरोध है। अभी इतना बोलने के बाद अभी हम फिर से वापस आते हैं तीसरी सूत्र में, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा यानी तब, द्रष्टु, द्रष्टु का मीनिंग दृष्टा है। दृष्टा यानी देखने वाला। यानी कौन है देखने वाला? देखने वाला चित्त शक्ति है, लेकिन हम चित्त शक्ति करके इधर बोलते नहीं हैं। उसके लिए एक विशेष कारण है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी चित्त शक्ति का हमें महसूस नहीं हो गया अभी तक। देखने वाला कौन है? ये दृष्टु किधर से आ गया? जब हम चित्त के बात करते हैं, चित्त का विचार में है, हम दृष्टु को क्यों लाया? इधर याद रखने का एक बात है। ये बात ये है कि चित्त और चेतना या प्रकृति और पुरुष सब एक ही समय में रहते हैं। जिधर चित्त है उधर चेतना है, जिधर प्रकृति है उधर पुरुष है। तो ये जो वृत्तियाँ और चित्त प्रकृति का भाग है। जिधर प्रकृति है उधर पुरुष है, यानी चेतना है। अभी चित्त का वृत्तियों को देखने वाला कौन है? हम लोग ये भी बोलते हैं, वृत्ति के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। वृत्ति के बिना चित्त है करके भी ज्ञान नहीं होता है। तो वृत्तियों से ज्ञान कैसे होता है? ओके, अभी जब वृत्ति नहीं है तो ज्ञान कैसा होता है? तो एक्चुअली हम इधर दृष्टु या चित्त शक्ति या देखने वालों को, वृत्तियों को नहीं बोलते हैं। वृत्ति नहीं है देखने वाला, देखने वाले को बोलते हैं देखने वाला या दृष्टु। या असलियत में दृष्टि यानी चित्त शक्ति है, लेकिन चित्त शक्ति का पूर्ण रूप में इधर वो नहीं है। अभी इधर एक बात, छोटा सा सूक्ष्म बात याद रखना है। देखने वाला अलग होता है, दिखाई देने का चीज़ अलग होता है। अभी कर्म अलग होता है, कर्ता अलग होता है। वो कभी दोनों एक नहीं हो सकता है। देखने वाला और देखने का चीज़ एक नहीं है। वो दो होने से ही देखने वाला दृष्टु दृश्य को देख सकता है। इधर ये सूत्र में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टु यानी देखने वाला वृत्ति नहीं है। ये देखने वाला सरल शब्दों में बताना है, करेक्ट नहीं है, आत्मा है। स्वरूपे, इधर स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे यानी अपने रूप में, अपने खुद के रूप में अवस्थानम, खुद का रूप में अवस्थित है, स्थित है। दृष्टु का खुद का रूप कौन सा है? दृष्टु या दृष्टा का खुद का रूप ये स्वरूप ये है, वो एक चैतन्य का प्रतिबिंब है, यह चित्त शक्ति है। ये चित्त शक्ति वो अपने स्वरूप में रहता है।
अपने स्वरूप में रहता है, इसका फिर से हम एक गहरा ढंग से सोचना पड़ेगा, इसका क्या मतलब क्या है। जब भी चित्त में वृत्ति आता है तो हम चित्त को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जब भी चित्त का तालों में एक भी वृत्ति है तब चित्त उसमें जुड़ जाता है, लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। चित्त का स्वरूप और अस्तित्व हमें महसूस नहीं होता है। वैसे ही जिधर चित्त है उधर दृष्टु है, उधर चेतना है। जब तक एक सिंगल वृत्ति है तब तक क्या होता है, चित्त का प्रतिबिंब उसमें विलीन होके अपना स्वरूप में नहीं रहता है। चित्त का प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है, प्रकाश है, लाइट है। और लाइट वृत्ति के साथ, चित्त के साथ विलीन होता है। विलीन होने से ना तो चित्त का अनुभव या अनुभव होता है, ना तो दृष्टु का या दृष्टा का या चेतना का अनुभव होता है। जब चित्त में एक भी वृत्ति नहीं है तो चित्त स्तब्ध होता है, चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है। जब चित्त में एक भी वृत्ति नहीं है, विलीन होने के लिए एक भी वृत्ति बाकी नहीं रहा, तब चेतना विलीन होने के लिए कोई सामग्री या आधार या नींव नहीं होने पर वो अपने स्वरूप में, अपने खुद के रूप में स्थित होता है या अपना स्वरूप में विराजमान होता है। विराजमान क्या होता है, चित्त का प्रतिबिंब यानी चेतना, यानी सरल शब्दों में आत्मा। जब एक बार हमने आत्मा को पाए, पूरा जीवन का लक्ष्य को हमने पहुंच लिए। बाद में कुछ पाने के लिए, पहुंचने के लिए कुछ नहीं रहा। जीवन का आत्यंतिक लक्ष्य हमने बोलते हैं योगा यानी समाधि है। योग का लक्ष्य समाधि नहीं है, योग समाधि है, लेकिन लक्ष्य अलग है, लक्ष्य कैवल्य है। हम कैवल्य को पाए हैं। फिर भी ये इतना महत्व का एक बड़ा कार्य हमारे दूसरा सूत्र में हो गया, योग चित्त वृत्ति निरोध, इसी में हो गया। फिर भी हम नोट करना है, इधर कैवल्य शब्द यूज़ नहीं किए हैं, इधर चेतना शब्द यूज़ नहीं किए हैं, हम दृष्टा यूज़ किए हैं, देखने वाला। क्यों बोला तो इधर जो भी हमें समझ में आता है वो बोध होता है, यानी आत्मा यानी चित्त का प्रतिबिंब का बोध होता है। चित्त का प्रतिबिंब और आत्मा का प्रतिबिंब और चित्तम का बीच में जो भेद है वो हमें समझता नहीं है। इसलिए एक छोटा सा एक सूक्ष्म अंतर की वजह से इसको कैवल्य नहीं कहते हैं। फिर भी ये कैवल्य का बहुत निकटतम अवस्था है। इसलिए हमने कल बोला था कि जो भी योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये बहुत उत्तमाधिकारी के लिए है। उत्तमाधिकारी के लिए कोई भी करने के लिए साधना नहीं है। क्यों? एक बार सुना, समझ लिया, जो भी इसमें से बोध प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, साक्षात्कार होना है, वो पा लिया। इतना गहरा है। तो ये जो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, निरोध की चित्त की असंप्रज्ञात स्थिति में कुछ भी समझ में नहीं आता है। ना तो चित्त की स्थिति यानी रिक्तता समझ में आती है, ना तो प्रतिबिंब की अस्तित्व समझ में आती है। दोनों स्थिति में हमारे को ज्ञान नहीं होता है। अभी इधर ही खत्म करते हैं।